थैंक यू मुकेश साहनी जी, हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे प्रोग्राम की शोभा आपने बढ़ाई। बिहार की राजनीति में आज जिसकी चर्चा है वो मुकेश साहनी की है, सन ऑफ मल्लाह की है, क्योंकि एक बड़ा ही प्यारा भजन है कि जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। तो जब ये भजन लोग सुनते हैं तो आपकी याद आती है, बरबस याद आती है, क्योंकि अभी सत्ता की बैतरनी जो पार करना चाहते हैं वो बिना आपकी नाव पे चढ़े जो है उनको ये पार नहीं। तो मेरी शुरुआत जो मैं इसी प्रश्न से करूंगा कि आप जिस पोजीशन में हैं बिहार की राजनीति में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन है और बिना आपको साथ लिए बिहार की राजनीति की बैतरनी जो है वो कोई पार नहीं कर सकता है। आप अपनी नाव पे जिसको आपने बिठाया है निश्चित तौर पे वो बैतरनी पार करेंगे वहाँ पे। क्या आप इस पार कराने के लिए फीस क्या ले रहे हैं, जनता जानना चाहती है। हजारों साल से जी हमारे मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है कि खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे समाज को एक दो नहीं 2000 साल से अधिक समय से हम उनको पशु समान समझते हैं। हमने उनको कभी इज्जत नहीं दिया है। अब समय आ गया है कि हम उनको बराबरी में बैठाएं। तो निश्चित तौर पे उसमें से निषाद समाज भी है जो सैकड़ों साल से मुख्य धारा से कटा हुआ है और कह लीजिए तो आज़ादी से लेकर अब तक कोई चर्चा भी नहीं करता था। बिहार में हमारी पहचान यही था कि देखो ये निषाद का टोला है, बिंद का टोला है, सहनी का टोला है, केवट का टोला है। यहाँ पे चुनाव के समय में दारू, पैसा बिल्कुल और चिकन बांट देंगे तो इस गांव का वोट हमको मिल जाएगा, यही हमारी पहचान था। ऐसे तो हमारा इतिहास बहुत लंबा है। बिल्कुल आपने कहा ना कि भगवान श्री राम जी को भी अगर पार लगना था तो केवट महाराज का सहारा लिया गया था। लेकिन हाल फिलहाल में लोगों ने हमको बहुत दूर कर दिया और आज़ादी के 77 साल के बाद पहली बार पूरे बिहार के निषाद मल्लाह के बेटा ने अपने अधिकार के लिए, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष करना चालू किया और आज परिणाम ये हो चुका है कि निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी का नाव है, केवट महाराज के वंशज हैं और जो हमारे नाव पे सही से बैठे रहेंगे तो निश्चित तौर पे वो पार लगेंगे। ऐसे तो 2020 में भी हमारी ताकत हमने पूरे बिहार को बताया, दिखाया। हम जहाँ पे हैं वहाँ पे सरकार बनाने का गारंटी है और अभी फ़िलहाल हम महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में हैं और अपनी पोजीशनिंग बहुत मजबूती से हम वहाँ पे हैं। मेरा मानना है कि जहाँ हम हैं वहाँ सरकार बनना तय है और हमारे सहयोगी भी ये बात मान रहे हैं। बिल्कुल तो इस बार बिहार में सरकार बनाना है, अपने लिए नहीं। आपने कहा कि आप फीस क्या लेंगे, तो मेरे अपने लिए फीस की बात नहीं है। बिल्कुल ये बात सही है कि एक समय हम लोग बहुत गरीब थे, 18 साल की उम्र में बॉम्बे जैसे शहर गए, मेहनत मजदूरी करके वहाँ पे हम मुकाम को हासिल किए, एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे थे। अगर मेरे ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही एक लक्ष्य होता तो शायद मुंबई का ऐशो आराम ज़िंदगी को छोड़कर मैं बिहार नहीं आता। एक अच्छी ज़िंदगी और अच्छा पैसा कमाते हुए मैं उसको छोड़कर अपने राज्य में मैं आया हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जब आगे बढ़ने के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं। उसमें से एक आपके सामने में सन ऑफ मल्लाह है कि आगे ऊंचाई पे जाने के बावजूद भी मैं पीछे देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी इस धरती पर खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित, निषाद समाज के रहने के लिए घर नहीं है। और मैं बॉम्बे का ऐशो आराम ज़िंदगी को छोड़कर बिहार में आया और बिहार में आया था। जिस समय मैं बिहार आया उस समय में राजनीति करने के लिए नहीं आया था। बिल्कुल मेरा निषाद विकास संघ के जरिए निषाद समाज को जागरूक करने के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगा और लड़ाई लड़ते लड़ते, आंदोलन करते करते एक परिस्थिति ऐसा बना कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना पड़ा। पहले तो हम जो राज्य में, देश में स्थापित राजनेता है उनके पीछे मैं घूमा और उन्होंने समय समय पर हमसे वादा किए, हमको भरोसा दिलाया कि हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। जब उनके समय निकल जाना, उनकी ज़रूरत पूरा हो जाना, उसके बाद वो भूल जाता था कि निषाद समाज का कोई समस्या है। फिर मुझे याद आया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो एक संविधान बना के दिए हैं, उस संविधान में हमारे पास एक वोट गिराने का जो ताकत है, आज देश में वोट के आधार पे ही देश में या राज्य में सरकार बनता है।
तो हम अपने वोट को सही से इस्तेमाल करके अपनी सरकार क्यों नहीं बना ले। और इसी सोच से 2018 में पूरे बिहार के निषाद, बिंद, बिल्दान, नुनिया, मला, चाय, तियर, बम्पर, गौरी, गंगोता, केवट सभी लोगों ने मिलकर पटना के गांधी मैदान में अपनी ताकत दिखा के एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं। आज हमारी सोच है कि हमारा राज्य तरक्की करे, राज्य में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो खास करके पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित भाई हैं, उनके साथ भेदभाव ना हो, उनको भी सर उठा के जीने के लिए अधिकार है, उनके लिए अच्छे प्लेटफॉर्म हम कैसे दे सकते हैं, राज्य हमारे पूरे भारत में टॉप 10 में कैसे पहुँचे, हमारे राज्य के जो लोग दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं वो कैसे अपने घर परिवार को छोड़ के दूसरे राज्य में रहते हैं, उनको अपने राज्य में कैसे रोजगार मिले, इसके लिए ये सारे सोच को लेकर मैं आज मजबूती से बिहार में सरकार को बदलने के लिए मैं खड़ा हूँ। आप जान रहे हैं कि पिछले 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन चल रहा है और अभी जैसे भी चलाएं, क्या किए, हम उस पर ज़्यादा डिबेट में नहीं जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, तो कुछ काम हमारे नज़र से वो अच्छे भी नहीं हैं, लेकिन उस पर भी हम ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज जैसे भी हम हमारे विरासत को लेकर आए हैं, उस पर मैं उनको ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना, लेकिन उनसे सीख कर, उनका आशीर्वाद लेकर उनसे बेहतर करने का हम कोशिश करेंगे। जो उन्होंने अच्छा किया वो तो जग जाहिर है कि उन्होंने जो अच्छा किया है उसको हम लोगों को कंटिन्यूटी करना है, और जो उन्होंने अच्छा नहीं किया है उनके ऊपर हम जब अगर आज सोचते हैं कि ये काम अच्छा नहीं किए हैं तो वो काम हमें करना चाहिए। जैसे उन्होंने रोड का काम अच्छा किए हैं तो वो काम हम भी मानते हैं कि अच्छे है और उसको हम लोग आने वाले समय में कंटिन्यूटी रखेंगे। रोड का जाल पूरे बिहार में बिछे, वो नीतीश कुमार जी को सीख कर, देख कर हम सीखे हैं और आगे भी इसको कंटिन्यूटी करेंगे। लेकिन एक काम उन्होंने नहीं किया, जो हमारे बिहार के जो खास करके युवा मजदूर बन के दूसरे राज्य में जो जा रहे हैं भटकने के लिए, उनको रोकने के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया, और जिसके लिए आने वाला समय में उसको रोकने के लिए हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। एक काम तो मुकेश जी हुआ है, जो बिहार के लोग जो बाहर जा रहे हैं उनको वापस लाने के लिए काम, लेकिन मुकेश सहनी को तो वापस ले आया, चाहे इस पॉलिटिकल सिस्टम ने, चाहे समस्या ने लाया। आप मुंबई से बिहार आए हैं। नहीं, निश्चित तौर पे मैं आया हूँ तो यहाँ पे रोजगार करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे जो कमियाँ था उसको सही करने के लिए आया हूँ। अगर नीतीश कुमार जी निषाद समाज को रिजर्वेशन दिला देते, जबकि नीतीश जी भी अपने कैबिनेट में अनुशंसा कर चुके हैं, इससे पहले राबड़ी जी के भी सरकार में निषाद समाज के लिए अनुशंसा हुआ था। अगर माननीय नीतीश कुमार जी या पूर्व के सरकार अगर ये काम कर देते तो शायद मैं बॉम्बे से बिहार नहीं आता। मैं तो उनके कमी को सही करने के लिए मैं आया हूँ, तो इसके लिए और निश्चित तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिहार की राजनीति का अगर राजनीतिक इतिहास अगर आप उठा के देखें, लोहिया से लेकर के अगर मुकेश सहनी तक हम देखें, तो लोहिया जी को संघर्ष करके अपनी पहचान बनाने में जितना वक्त लगा, रामविलास पासवान जी को जितना वक्त लगा, लालू जी को जितना वक्त लगा, नीतीश जी को जितना वक्त लगा, उसके आधे से भी कम समय में आपने अपनी पहचान बनाई थी। यानी पॉलिटिकल संघर्ष आपको कम करना पड़ा, लेकिन उस संघर्ष से पहले जो आपने संघर्ष किया था वो संघर्ष आपका ज़्यादा जो है बड़ा है, लंबा है, पीड़ादायक है। आप अपने उस संघर्ष से जो की कहानी से जो आपने सीखा है, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में वो चीज़ जो है आपको रीपे कर रहा है? नहीं, ये आपने सही कहा कि बिहार में एक से एक महान नेता हुए हैं, सब पूजनीय रहे हैं और सभी लोगों ने संघर्ष किए बिहार में। बिहार के धरती पर कोई विधायक बने, कोई सांसद बने, लंबा 20 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल दिए, उसके बाद बिहार में लीडर बने। लेकिन ये बात सही है कि 2025 में 18 में हमने पार्टी बनाया और 20 में सरकार का चाबी मेरे पास था, यानी कि मेरे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम नहीं चाहते तो नीतीश कुमार जी समर्थन नहीं देते मात्र 2 सालों में। उससे पहले भी अगर कहेंगे तो हम 2014 से बिहार में पैर रखे, 14 और 20 में 6 सालों में हमने एक अपनी मुकाम को हमने हासिल किया। तो निश्चित तौर पे हमारा जो रफ्तार रहा किसी से कई गुना ज़्यादा बेहतर रहा है। लेकिन हमने जिनसे हम बेहतर की बात कर रहे हैं उनसे हमने सब चीज़ सीख कर ही ये किया है। और लेकिन उससे पहले भी अगर देखिए तो 18 साल एक लंबा समय हमने बॉम्बे में संघर्ष किया है, और उसी का देन है क्योंकि मुंबई जैसे शहर में रहे, दुनिया घूमे हैं। अक्सर मेढक जो होते हैं कुआं में, उनको लगता है दुनिया इतना ही बड़ा है। जब हम बड़े शहर में रहते हैं, दुनिया में घूमते हैं, तो हमको हकीकत सब चीज़ जानकारी होता है। और बड़े विजन के साथ मुंबई जैसे शहर में काम किए थे, उस विजन को, उस काम का इस्तेमाल करके बिहार में उसको उपयोग करके हमने
बहुत कम समय में अपना मुकाम को हासिल किया है और आने वाला समय में निश्चित तौर पे जो हम सोच रहे हैं वो निश्चित तौर पे वो पूरा होगा। जैसे अपनी ज़िंदगी में हमने तरक्की पाया है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, तो निश्चित तौर पे भी हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम अपने लोगों की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना पाएँ, अपने बिहार को कैसे बेहतर बनाएं। तो वही विज़न जो हमारे पास बॉम्बे जैसे शहर या दूसरे देश में घूमने का जो हमें जो अनुभव मिला है उसको सही से इस्तेमाल करके और हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे। सन ऑफ मल्लाह के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई है और ये केवल बिहार में और भारत में नहीं, बिहार और भारत के बाहर भी कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई तो आपको लोग वहाँ भी जानते हैं, आपको यूरोप में जानने वाले भी लोग हैं, आपको अमेरिका में भी जानने वाले लोग हैं। मुकेश सहनी के नाम से पहले वो सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। तो ये जो आपकी जो पहचान बनी है, तो आपके समाज को इस पहचान से आप क्या दे पाएंगे? क्योंकि अभी तक जो आपकी राजनीति है, आपके जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं और अभी भी जो आपने कहा है, आप अपने समाज को सेंट्रिक करके, लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है तो एक सोशल इंजीनियरिंग जो मायावती ने किया था उसी तरीके की इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि बिहार को बताने में आपने वो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी अभी हासिल किया है? नहीं, सही आपने कहा है। देखिए, अक्सर दो नाव की सवारी अगर आप ट्रेन नहीं हो तो दो नाव की भी सवारी कभी कभी आपके लिए खतरा होता है। तो अभी हम पहले स्टेप पे हैं। पहले अपनी पहचान, अपने लोगों की पहचान, जिन लोगों ने हमें अपना नेता माना है उनके लिए कुछ करें और निश्चित तौर पे जब हमारे पास सिस्टम और पावर आता है तो निश्चित तौर पे हम सबके लिए काम करते हैं। जैसे हम राज्य में मंत्री बने तो हमने वहाँ पे कोई ये सोच नहीं रखा था सिर्फ निषाद समाज का ही विकास होगा। हमारा सोच था कि हमारे राज्य के जितने भी लोग हैं, जो संविधान संगत जो काम है, रूल है, उस रूल बुक को पढ़कर ही हमने अपने राज्य के बारे में विकास के लिए हमने सोचा और काम किया है। और आने वाला समय में भी यही सोच के साथ हम काम करेंगे। लेकिन एक सबका एक अपना पहचान होता है। मैं मल्लाह का बेटा हूँ, मैं निषाद समुदाय से आता हूँ, मैं बिहार से हूँ, तो सब एक अपना अपना पहचान है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, ना मैं गुजरात से हूँ। मेरी पहचान यही है कि मैं बिहार से हूँ। उसी तरीके से मेरी पहचान निषाद समाज में जन्म लिए, तो उसको पहचान को साथ रखकर और जब आपके अपने घर के लोग आपको इज्जत देना कोशिश जब देना चालू करता है तो निश्चित तौर पे आपके अगल बगल पड़ोसी सब जो है आपको इज्जत देते हैं। अगर आपके घर में ही रिस्पेक्ट नहीं है तो दूसरे लोग क्यों देंगे? तो आज हमारे घर में जो निषाद समाज है उन्होंने ही हमको नेता माना है। उन्होंने ही अपने आप को कहा कि सन ऑफ मल्लाह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो निश्चित तौर पे आज बिहार और देश के लोग हमें पहचानने लगे हैं। तो वो चीज़ कंटिन्यूटी रहेगा और रहा कि हम मानव धर्म को निभाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि देश में सभी जाति, सभी धर्म सब एक हैं। हमको इंसान के लिए काम करना है। आज जो देश में नफरत की राजनीति होता है, धर्म की राजनीति होता है, जाति की राजनीति होता है, जाति देख को उसको साइड किया जा रहा है, तो ये सब से हमको उठना है, ऊपर आगे निकलना है। और इसलिए अभी हमारी लड़ाई है कि देश में आरक्षण के ऊपर भी हम लोगों का समीक्षा है कि देश के जाति आधारित गणना कराना है और जिस धर्म के लोग की जितनी आबादी है उस आबादी के अनुकूल उनको रिजर्वेशन देना है, चाहे वो गरीब जाति के लोग हो या अमीर जाति के लोग हो। कोई किसी एक दूसरे को नुकसान ना दे, दूसरे का खाना कोई ना खाए। ये ही सोच और विचार अभी बना है कि आगे आने वाले समय में सबको हम लोग सम्मान दें। बिल्कुल मुकेश जी, एक चीज़ है कि अगर देश की राजनीति में देखें आप तो बिहार और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर छोटी पार्टियों ने नेतृत्व किया है जी। और ये अपॉर्चुनिटी आपके पास थी। मैं आप ही के समाज से, आप सन ऑफ मल्लाह के रूप में जो आपकी जो पहचान है, आप ही के समाज के कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मुकेश जी बहुत कम पे सेटल कर लिए, यानी उप मुख्यमंत्री पे सेटल हो गए। वो मुख्यमंत्री पर भी आप सेटल कर सकते थे क्योंकि छोटी पार्टियों का एक चलन है यहाँ पर। ये सवाल आपसे सब कोई पूछता है और आप इस सवाल को बाउंड्री पार मारते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं जी। देखिए, शायद आपको मेरा डिप्टी सीएम बनना शायद पसंद नहीं है। नहीं, मुझे सही नहीं पसंद है सही में। हाँ। मैं आपको सीएम के रूप में देखना चाहता हूँ। नहीं, सीएम के रूप में जरूर देख रहे हैं, शुभकामना बनाए रखिए। बिल्कुल। लेकिन हमारे गठबंधन मत तोड़वाइए अभी, ठीक है? देखिए, सब आदमी को अपने पैरों में कितनी ताकत है उनके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। और आज हमारे इंडिया गठबंधन जो बनी हुई है, इस गठबंधन में मेरा भूमिका है सरकार बनाने का। लेकिन इस गठबंधन का बुनियाद लालू प्रसाद यादव जी हैं। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। आप जानते हैं कि
बहुमत से ही सरकार बनता है। और 2025 में जब हम बहुमत हासिल करेंगे तो सबसे अधिक विधायक जो होंगे वो राष्ट्रीय जनता दल का होगा। और जब जिनके पास ज़्यादा पूंजी हो तो निश्चित तौर पे ज़्यादा हिस्सेदारी उनका होना चाहिए। हम लोग जरूर सपना देखते हैं, राजनीति में ये फार्मूला नहीं चलता है। हम जरूर सपना देखते हैं कि आने वाला समय में निषाद मल्लाह का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। ये हम सपना और कल्पना जरूर करते हैं और निश्चित तौर पे हम ऐसी लकीर खींच रहे हैं कि आने वाला समय में समय जो भी लगे निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, वो रास्ते पे हम चल पड़े हैं। लेकिन राजनीति में आपने कहा, देखिए ऐसे सिचुएशन हम नहीं लाना चाहते हैं। ऐसे तो निश्चित तौर पे मधु कोरा साहब एक विधायक जीत के आए और झारखंड में मुख्यमंत्री बन गए। अभी महाराष्ट्र में शिंदे साहब ने शिवसेना पार्टी तोड़कर मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे ऑप्शन हमारे पास भी 2020 में आया था कि 4 विधायक के साथ आइए, राज्य में चारों को मंत्री बना लीजिए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाइए। लेकिन एक अच्छा काम, एक बुरा काम, किसी के साथ चीटिंग करना, ये कोई भी किताब में सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारी पहले ही पार्टनरशिप है, पहले से हिस्सेदारी तय है और मैं उस हिस्सेदारी में मैं खुश हूँ। हम अपनी सरकार बनाएंगे और हमारे छोटे भाई तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनता है तो फिर दिक्कत कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों का एक ही विचार है, राज्य का कल्याण हो। और लालू प्रसाद जी के विचार से जब आगे बढ़ रहे हैं तो पावर बड़े भाई के पास हो या छोटे भाई के पास हो वो मायने नहीं रखता, हमको राज्य में काम करना है। और डिप्टी सीएम के रूप में भी हम सीएम से कम नहीं रहेंगे, काम करेंगे। जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा वो हम काम करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज़ लोग जानना चाहते हैं कि अभी जो आप चुनाव, जो 25 का चुनाव हो रहा है, इसमें जो विजन होगा, इसमें जो विजन डॉक्यूमेंट्स होंगे, इसमें जो घोषणा पत्र होगी, उसमें क्या ज्वाइंट घोषणा पत्र में आप लोग एक रिजर्वेशन की बात जो आप कह रहे हैं, क्या ये घोषणा पत्र में शामिल करके आप कह रहे हैं इसको, या केवल ये पॉलिटिकल मंच से आप ये बात कहेंगे? नहीं, घोषणा पत्र में ये इंक्लूड है। जो राज्य के जितने भी समस्या है, हमारा जो विजन है कि अपने राज्य को कैसे आगे लेके जाना है, वो सारे घोषणा पत्र में है। चाहे वो वीआईपी पार्टी का एजेंडा हो या आरजेडी का हो या कांग्रेस पार्टी का हो, संयुक्त वो घोषणा में होंगे। कुछ काम जो है हमारे राज्य सरकार में बनने के बाद उस पर काम होंगे और कुछ दिल्ली में सरकार बनने के बाद कुछ काम होंगे। तो हमारे राज्य के लिए और देश के लिए दोनों विजन जो है वो संयुक्त घोषणा पत्र में होंगे। और आने वाले समय में जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे हम लोग काम करेंगे। नहीं, सहनी समाज, निषाद समाज को शेड्यूल कास्ट में देने की जो बात, जो आपकी मुख्य मांग रही है, और आप अपने समाज को अगर चाहते हैं मुख्य धारा में लाना, तो ये चीज़ आपकी एक मेजर डिमांड रही है हर एक सरकार से। देखिए, इसकी बात कर रहा हूँ। वो हमारे महागठबंधन के घोषणा पत्र में तो होंगे ही, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में है। हम कोई नया कुछ मांग नहीं कर रहे हैं। हम जो संविधान के रक्षक जो है उनसे आग्रह करते कि ये काम कीजिए, क्योंकि आप जिस जगह पे पहुंचे वो आप ही को करना है। ऑलरेडी निषाद समाज को रिजर्वेशन मिला हुआ, बंगाल में आप चलिए तो निषाद समाज के सभी उपजाति को रिजर्वेशन मिल रहा है। आप दिल्ली में हमारे साथ चलिए, वहाँ पे निषाद समाज के सभी उपजाति को रिजर्वेशन मिल रहा है। ये कुछ लोगों गलती के कारण जो है हमारी जो सूची जो है ओबीसी में है। सच्चाई ये है कि हमारी ओबीसी, हमारी जो रिजल्ट सूची हो वो एससी में होना चाहिए। तो जिन लोगों से गलती हुआ उन अभी हम जो सरकार में उनसे हम कह रहे ठीक करने के लिए, ये किसी के घोषणा पत्र में आए या ना आए, पावर आने के बाद ये काम होना है। लेकिन जिन लोगों से गलती हुई आप उन्हीं के साथ हैं, जिन लोगों से ये गलती हुई है आप उनके साथ हैं अभी। निश्चित तौर पे हम मानते हैं कि पहले शासनकाल जो जिनका भी रहा है उनसे गलती हुआ है और अब समय आया है कि वो ठीक करने का। गलती तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन समय रहते वो को ठीक करना, और ठीक करने के समय में अभी मोदी जी हैं। और पिछले 11 साल से एक बार नहीं 3-3 बार हमसे वादा कर चुके हैं कि हम ठीक करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। लेकिन वो जब समय आता है तो मुकेश सहनी को Y+ सुरक्षा दे देंगे, मुकेश सहनी को सीट दे देंगे, सब चीज़ दे देंगे, बहुत सारे बात करेंगे, लेकिन समय निकलने के बाद रिजर्वेशन भूल जाते खाली। तो हमको लगता है कि इस बार वो भूलेंगे नहीं, क्योंकि बिहार में उनकी सरकार इस बार जाना है। और जब दिल्ली के सरकार के समय जब होंगे तो निश्चित तौर पे उस दिल्ली के सरकार, क्योंकि उनको पता है कि मल्लाह का बेटा जब हमारे साथ नहीं है, तो निश्चित तौर पर 29 इलेक्शन से पहले हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी स्वयं आरक्षण लागू कर देंगे। जैसे अभी इससे पहले फेंका फेंकी चल रहा था कि हम मखाना बोर्ड बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नीली क्रांति लाएंगे, 20,000 करोड़ का मछुआरों का पैकेज देंगे। सिर्फ घोषणा ही होते रहा, सिर्फ हवा में पेपर पे ही रहा।
लेकिन अभी आपने देखा वोटर अधिकार यात्रा में जब हम निकल रहे थे तो हम आदरणीय राहुल गांधी जी को लेकर हम मखाना जहाँ पे फोड़ा जा रहा है, जहाँ मखाना काम होता, खेती होता, वहाँ पे राहुल गांधी जी के साथ हम लोग मखाना कैसे काम होता, किस तरीके से उसमें क्या दिक्कतें हैं, उसके साथ जब हम बैठ के काम करने लगे तो 1 महीना भी नहीं बीता और कल हमने सुना कि 475 करोड़ रुपया का उन्होंने घोषणा किया कि 1-2 दिन के अंदर में मखाना बोर्ड का हम नोटिफिकेशन निकालेंगे और 475 करोड़ रुपया उसमें खर्च करने का प्रावधान रखा है। तो मुझे मालूम है कि जब मल्लाह का बेटा वहाँ नहीं है तो मल्लाह का बेटा का वोट लेने के लिए अभी बहुत कुछ घोषणा करेंगे, लेकिन अभी ये चुनावी समय है, कितना भी कोई भी घोषणा कर दे इसका असर जो है हमारे लोगों पे नहीं आना है। वो भी इसका भी अगर पूरा क्रेडिट हो तो राहुल गांधी जी और सनत मल्लाह का हो कि अगर हम लोग अगर नहीं पहुंचते वहां पर तो आज मोदी जी मखाना बोर्ड का नोटिफिकेशन की बात नहीं करता। आपने सुना होगा कम से कम 5 साल से ये चल रहा है नोटंकी। इस देश में मछुआरा बोर्ड के बारे में चर्चा अगर आप देखिएगा 2024 के चुनाव में भी मोदी जी बहुत भाषण दिए। तो भाई भाषण देने के बाद फिर से परसों क्या जरूरी गिर गया आपको? इससे पहले भी 2020 के चुनाव में भी आपने भाषण दिया था। तो लेकिन इस बार उनको करना है और उसी तरीके से मेरा मानना है कि जब 2024 का 29 का चुनाव होगा, जब उनको मालूम है यूपी, बिहार और झारखंड के निषाद जब इनसे मुंह मोड़ेंगे, 134 लोकसभा सीट है और जब यहाँ पे कई दर्जन चुनाव हारेंगे तो निश्चित तौर पे रिजर्वेशन करने का कोशिश करेंगे ताकि निषाद उनके साथ खड़ा हो। अभी आपने राहुल गांधी की बात करी, उनके साथ वोट यात्रा में आप थे, लेकिन हम लोगों ने जो विजुअल्स देखे, जो तस्वीरें मीडिया में आई, उसमें राहुल गांधी तेजस्वी यादव से ज़्यादा जो है वो आपसे बात करते देखे, वो आपका हाथ थामते देखे और तस्वीरें जो हैं वो संकेत देती हैं पॉलिटिक्स में। इसका क्या संकेत हम लोग समझें? देखिए, ये लड़ाई मत लगवाइए, ठीक है। और राहुल गांधी जी देश लेवल के हमारे लीडर हैं, उसका स्नेह प्यार हमारे गठबंधन के जितने भी नेता हैं सब पे बराबर होता है और ऐसी बात नहीं है। आप देखे होंगे उसी समय में जिस समय हमारी चर्चा होता होगा, बात होता होगा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, सबके साथ है और हम लोग मजबूती से। और बिहार का तो हम लोगों ने वो तस्वीर भी देखी जो अपनी गाड़ी पे वो कन्हैया को नहीं बैठने देते हैं, अपनी गाड़ी पे वो पप्पू यादव को नहीं बैठने देते हैं, लेकिन जब मुकेश सहनी आता है तो तेजस्वी यादव से ज़्यादा उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं, देखिए, ये सब आप जो सोचना आप सोच लीजिए। देखिए, गाड़ी बहुत छोटा था, हाँ, गाड़ी पे जगह लिमिटेड था, उसमें और भी हमारे सहयोगी दल नहीं बैठ पाए जगह कम रहने के कारण। और ये गठबंधन का यात्रा था, कोई एक पार्टी का तो यात्रा था नहीं। तो एक पार्टी का अगर यात्रा होता तो निश्चित तौर पे एक पार्टी का सारे लीडर होते। जब गठबंधन का यात्रा है तो गठबंधन के लीडर के बैठने के लिए जगह होना चाहिए और उसमें जगह कम रहने के कारण गठबंधन के ही लीडर बैठे। बहुत सारे लीडर बैठ सकते थे, वो नहीं बैठ पाए। ऐसी कोई बात नहीं, सबको सम्मान राहुल गांधी जी देते हैं और उचित जगह पे उचित समय पे सबको सम्मान देते हैं। बिल्कुल मुकेश, एक चीज़ मैंने जो देखी है आपके बारे में, जो आपने अब तक जो राजनीति की है, कोई भी कंट्रोवर्सी आपके साथ नहीं जुड़ा। कभी आपने कोई वैसे शब्द नहीं बोले, किसी के बारे में वैसी आलोचना नहीं की, किसी के खिलाफ उस हद तक बिलो दी बेल्ट आपने हमला नहीं किया। ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन इससे एक जो संकेत ये भी जाता है कि आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। मतलब आप दूरदर्शिता वो है कि देखिए, हम अभी संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को आगे निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि किसी का टंगड़ी पकड़ के खींचे, बेवजह से कुछ भी बोले, टीवी मीडिया में आने के लिए कुछ भी बोल दे, जो ना कल संभव हो वो भी बोल दे। तो ये मेरी सोच नहीं है। मेरा मसल पावर मेरे को पता है कि मेरा कितना स्ट्रांग है। मैं आपके मंच पे से कुछ ऐसी बात बोल दूं ताकि हमको लोग ज़्यादा सोचे, ज़्यादा हमारे बारे में ध्यान रखे, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे काम पे हमको भरोसा है। हम काम ऐसा करते हैं, हम लकीर वो खींचते हैं जो निश्चित तौर पे कोई हमें इग्नोर नहीं कर सकता और हमको कुछ ऐसी बात बोलने की ज़रूरी भी नहीं गिरता है। और सब अपने अपने लिए काम करते हैं, अपने राज्य की तरक्की के लिए कर रहे हैं। तो मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि अपने काम से ज़्यादा हम मतलब रखें, दूसरे में हम जल्दी ना घुसना कोशिश करते हैं। हाँ, जब हमको कोई उंगली करता है ना तो हम उसको बांस करते हैं, हम उसको छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, ये मेरी अपनी पहचान है। बाकी हम ना किसी को छेड़ने के लिए जाते हैं, ना किसी को परेशान करने के लिए। अपने रास्ते पे, अपने ट्रैक पे हम रहना चाहते हैं और अपना काम करना चाहते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही हमारा सोच हमेशा रहता है। बिल्कुल, ये जो आपका अंदाज है ना, जो कोई उंगली करता है तो हम बांस करते हैं, मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो है शायद इसी स्टाइल के कारण जो है
मुकेश सहनी को पसंद करती हमारा है। एक अपना स्टाइल है। बिल्कुल। हम ऐसा नहीं है कि गठबंधन में रह के कुछ भी बोलते रहेंगे, तो ये सब हमारा पॉलिसी नहीं है। हमारा काम करने का अपना स्टाइल है और सभी को ये बात पता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो अगर ऑप्शन आपको दें कि सबसे प्रिय नेता आपके कौन है गठबंधन, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव? दिल्ली के लिए राहुल गांधी जी, बिहार के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार जी थे, आज तेजस्वी हैं। नीतीश कुमार जी को हम अपना अभिभावक मान रहे हैं। आज अस्वस्थ होने के कारण हम उनसे आग्रह करते हैं आपके मंच से कि हम लोगों को अपना आशीर्वाद दे, अपना उत्तराधिकारी बनाएं। और बिहार में एक उम्र हो चुका है, तबीयत भी अस्वस्थ है, भगवान से कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, लेकिन हम लोग को उत्तराधिकारी बना के रिटायरमेंट लेना चाहिए उनको। बीजेपी में सबसे अच्छे नेता आपको कौन लगते हैं? बीजेपी में सबसे अच्छे नेता कौन लगते हैं? हाँ। सभी लोगों ने समय समय पर हमारे साथ चीट किए हैं। अच्छा। तो आज की तारीख में कोई नेता हमको अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, अगर वो हमारे आरक्षण लागू कर देंगे तो हम शायद किसी के बारे में बोल सकते हैं कि अच्छे हैं। बाकी सभी लोगों ने समय समय पे चीट किया। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे साथ चीट किए हैं। देश के गृह मंत्री जी भी वादा करके भूल गए, हमारे पार्टी को तोड़ दिए, हमारे विधायक को खरीद लिए। तो भला ऐसे पार्टी को हम अच्छा कैसे कह सकते हैं? एक गरीब मछुआरा का बेटा आज़ादी के 77 साल बाद पहली बार बिहार में अपनी वजूद बनाए, संघर्ष करके और अपने लोगों के अधिकार के लिए सरकार में काम कर रहे थे। लेकिन आप बताइए कि लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं, जनता का जनादेश को भरोसा नहीं करते हैं, और जनता का चुना हुआ विधायक को अगर कोई सरकार, कोई पार्टी अगर खरीदने लगे तो निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र खत्म होने के कगार पे होगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बोलना सही नहीं रहेगा। ये काम तो तेजस्वी यादव ने भी किया, ओवैसी के चारों विधायक खरीद लिए। आपके वाले विधायक को बीजेपी ने खरीदा, तो ओवैसी के विधायक को आरजेडी ने खरीदा। ये तो राजनीति में चलता रहता है। नहीं, ये चलता होगा, लेकिन जो भी लोग करेंगे वो सही नहीं है। कौन किस सिचुएशन में किए इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं अपना ये तो कह सकता हूँ कि मैं एनडीए में था, अब मजबूती से था, मैं काम कर रहा था। उनकी कोई जरूरी नहीं था कि हमारे विधायक को खरीदना, और उस जगह पे विधायक खरीद के हमको सरकार से बाहर किए। अब तेजस्वी जी को सरकार बनाने के लिए क्या करना नहीं करना वो बात अलग है, तो उस जगह पे अच्छा बुरा जो करेंगे वो समझेंगे। लेकिन जिनके साथ हम ऑलरेडी सरकार बना रहे थे, आप बताइए अपने सहयोगी को बिल्कुल कैसे कोई खत्म कर सकता? अपने सहयोगी को, विधायक को कैसे खरीद सकता है? चलिए हम आपके विपक्ष में होते तो शायद आप हमारे विधायक को खरीद लेते अपनी सरकार बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम कह सकते, लेकिन ये भी सही नहीं है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिया, जनता को मालिक बनाया है। अगर पैसे के दम पर किसी का वोट खरीद ले, किसी का विधायक खरीद ले, किसी का सांसद खरीद ले, तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। खरीदने वाला बुरा या बिकने वाला बुरा? सबसे पहले खरीदने वाला बुरा है। बिकने वाला तो क्या है, आज की तारीख में 50 करोड़ रुपया किसको कम लगेगा भाई? 50 करोड़ रुपया का लालच दे, 150 करोड़ रुपया महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस करने में 150 करोड़ रुपया अगर एक विधायक को दे और सरकार बनाने के लिए, तो बताइए इस देश में क्या होगा? तो सबसे पहले खरीदने वाला बुरा हो सकता है, बिकने वाला भी बुरा है। उनको अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा गुनहगार जो है वो खरीदने वाला है। मारने वाले से ज़्यादा मरवाने वाला गुनहगार होता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए, लेकिन आपने जो पॉज लिया ना एक लंबा सा नीतीश और तेजस्वी के बीच में, हमारे ये प्रोग्राम जो आज रिलॉन्च है 7 चैनल पे लगा, लाइव जा रहा है ये। तेजस्वी यादव अगर देख रहे होंगे तो उनकी धड़कन बढ़ गई होगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं। उनको बहुत हम पे भरोसा है। उनको पता है कि मल्ला का बेटा नाव लेके है तो सरकार बनना है, और मैं मजबूती से उनके साथ हूँ। और कोई रीज़न नहीं है कि हम दोनों भाई अलग हो। रहा कि सीट पावर, तो सरकार आएंगे, सबको तय हो चुका है कि कौन किस पोजीशन पे होंगे। सीट की बात है तो सीट में भी हम कॉम्प्रोमाइज़ भी कम करने के लिए भी तैयार हैं। सिर्फ हमारा गठबंधन में एक ही उद्देश्य होगा कि जहां हमारे पास लोग हैं, कैंडिडेट है, हमारे अपने कोर वोटर है, वहां पे हम अपना कैंडिडेट को उतारें, ताकि अपने लोगों को चुनाव लड़ाएं, ताकि वो मजबूती से पार्टी के विचार के साथ खड़ा रहेंगे। अक्सर क्या होता है कि जब आपके पास ऐसे एरिया में कैंडिडेट में सीट मिल जाता है जहां पे आपके पास कैंडिडेट नहीं होता है, उस समय में वो सीट को जीतने के लिए बाजार के मार्केट से जो लोग उस क्षेत्र में अच्छे होंगे उनको चुनाव लड़ाया जाता है।
और जब उनको हम लोग लड़ाते तो उसके लेके पार्टी में बहुत बदनामी होता है, बहुत तरह की बातें उठने लगता है। खैर उठना तो सीता माता के ऊपर भी उठ गया था जब लंका गई थी, तो उठना तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे जब अपने कैडर नहीं होते हैं तो वो निश्चित तौर पे अपना ईमान वो बेचने का कोशिश करने लगते हैं। तो इस बार हमारा एक ही रहेगा कि हमारा पोजीशनिंग जहां हमारे पास अपना प्रत्याशी होंगे, अपना कैडर होंगे, वहीं पे हम चुनाव लड़ाएंगे। मुकेश जी, आपको उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कह दिया, आप भी कहते हैं मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे ये आप कहते हैं। कांग्रेस कुछ नहीं करती। राहुल गांधी को जब मौका मिला पूछता तो राहुल गांधी ने ना आपके बारे में कहा ना तेजस्वी यादव के बारे में कहा। तो ये कैसा गठबंधन है? जो गठबंधन का जो सबसे बड़ा सदस्य है वो तो किसी को बोल नहीं रहे, आप लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं केवल। देखिए, कांग्रेस पार्टी, मेरा जन्म नहीं हुआ उससे पहले से कांग्रेस पार्टी है, और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि आपका भी जन्म नहीं हुआ होगा तब से कांग्रेस पार्टी है। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे पार्टी आएंगे और जाएंगे। हर साल इस देश में 200 पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है और हर साल 200 पार्टी का रजिस्ट्रेशन खत्म होता है। लेकिन इतने बड़े पुराने पार्टी है, उनका अपना काम करने का स्टाइल है, उनसे हम लोग सीखते हैं। भला वो हमसे क्यों सीखेंगे? तो उनकी पॉलिसी में है कि राज्य में समय आने पर सारे डिक्लेयर होंगे। आज बताइए कि मैं कोई सीट का घोषणा कर दूं कि ये सीट वीआईपी का हो गया, और ये घोषणा हो जाए कि ये सीट आरजेडी का हो गया, ये सीट घोषणा हो जाए कि ये हमारे कांग्रेस का हो गया, तो जो वहाँ पे तैयारी, मान लीजिए कि पता चल गया ये वीआईपी का सीट है, वहाँ पे आरजेडी से या कांग्रेस से लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको ये एहसास आज हो जाएगा तो कल भाग नहीं जाएंगे, कल दूसरे दल में चले जाएंगे। तो इनका भी समय है कि आज राज्य में आचार संहिता लग जाए, ऐसे समय में घोषणा हो ताकि अगला के पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। उनको एक ही ऑप्शन रहेगा कि उनको हम मनाएं कि भाई इस बार गठबंधन धर्म निभाने के लिए ये सीट जो है वीआईपी से चला गया आरजेडी में या आरजेडी से वीआईपी आ गया, उनको हम लोग मनाएंगे कि सरकार में आपको जगह देंगे, आने वाला समय में सरकार बनाइए। क्योंकि आज की तारीख में वीआईपी महागठबंधन में पूरे राज्य में कम से कम 25,000 से अधिक कैंडिडेट होंगे। बिल्कुल। और 25,000 से जब अधिक कैंडिडेट होंगे तो निश्चित तौर पे चुनाव तो 243 ही लड़ेंगे, तो बहुत सारे लोगों को सपना टूटेंगे। तो ऐसे सब जगह पे टूटेंगे जिस समय में वो ज़्यादा बगावत नहीं कर सकते हैं, वो पार्टी के मजबूरी को समझ लेंगे, पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम ऐसा कुछ कर देते हैं तो निश्चित तौर पे वो गुस्से जाहिर करके कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो। तो सब चीज़ का एक पॉलिसी होता है, समय के अनुकूल होता है। उसी तरीके से डिप्टी सीएम और सीएम का घोषणा कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे समय रहते हुए हम लोग कर लेंगे। अभी आपने देखा कल चिराग पासवान जी ने कहा कि अभी तक तो एनडीए में चर्चा भी नहीं चालू हुआ है। यहाँ पे तो महागठबंधन में कई राउंड का चर्चा हो चुका है। मांझी जी ने भी 100 सीट की दावेदारी की। हाँ, यहाँ पे तो कई राउंड का चर्चा हो चुका है, और समय रहते हुए दशहरा में ही अच्छे समय होंगे और उस समय में हम लोग ये डिक्लेयर कर लेंगे। बहुत बेबाकी से आप बात बोलते हैं, ये चीज़ लोगों को पसंद आती है। एक चीज़ कभी बिहार की राजनीति में इस बार चुनाव में जो नई शख्सियत जिसकी चर्चा हो रही है, प्रशांत किशोर, क्या आपको लगता है इसके बारे में? आप किस तरीके से देखते हैं प्रशांत किशोर के जन सुराज आंदोलन को? नहीं, देखिए, वो बिहार में आए हैं और वो उनका आप काम देखे होंगे तो 2007 से यूँ कह लीजिए 14 से लगातार वो देश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लिए उन्होंने काम किए हैं। पैसे के दम पर सरकार बनाना, सरकार गिराना, बहुमत हासिल करना उनको पता है। वो प्रयोग कर रहे हैं कि बिहार में पैसे के दम पर हम बिहार में अपना जगह बना लें। तो हमारा शुभकामना उनको है, लेकिन हमको बहुत दूर दिख रहा है। अभी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है प्रशांत किशोर जी। दो धारा की राजनीति होगा, या एनडीए के साथ लोग खड़े होंगे या महागठबंधन के साथ लोग खड़े होंगे, और बीच में मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी का कुछ होगा। हाँ, व्यक्ति विशेष अगर कोई चुनाव लड़ेंगे तो वो उनके क्षेत्र में काम किए होंगे, उनके पास कुछ जनाधार होगा, लोग उनको पसंद करते तो उस व्यक्ति के नाम पे वोट जाएंगे, ना ही किसी पार्टी के नाम पे वोट जाएंगे। मतलब जनसुराज आपके लिए इस चुनाव में कोई असर नहीं छोड़ेगी, या आपका नुकसान या फायदा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये तो महागठबंधन को देखिए, हम उनके नुकसान का और फायदा का तो हम ये कैसे जिक्र कर लेंगे, हमको पता ही नहीं कि उनको कौन लोग वोट करेंगे। और वोट करेंगे तो जरूरी नहीं कि वीआईपी पार्टी के समर्थक वोट उनको करेंगे, या जरूरी नहीं कि एनडीए के लोग वोट करेंगे, सब लोग मिक्स में करेंगे।
तो हमारे लिए कुछ वोट जो है उनको प्राप्त होगा। वो किनका वोट होगा ये हमको नहीं पता है। तो इसलिए हम मान लेंगे कि जो मान लीजिए कि राज्य में 4.5 करोड़ वोट गिरेगा, मान लीजिए उसमें से 10 लाख वोट उनको मिला, तो हम मान लेंगे कि 4 करोड़ 40 लाख ही वोट गिरा और 4 करोड़ 40 लाख में ही हमारे विजय हुआ, उसमें से हमको वोट प्राप्त हुआ। हम मान लेंगे कि 10 लाख नहीं है। आजकल अचानक जैसे अभी इस बार 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है, तो ये मान लेंगे कि हमारे पास वोटर लिस्ट में नाम ही कम है, तो हमारे लिए कोई ये नहीं है। 65 लाख से 75 लाख बोल देंगे, 75 लाख कट गया वोट। ठीक है, वो जो भी चुनाव आयोग कर रहे हैं, बिहार की जनता है, जनता जागरूक हो चुका है। जो काटे हैं उसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग आवेदन भी फॉर्म 6 भर के दिए हैं, तो इसकी आंकड़ा हमारे पास नहीं, लेकिन बीच में हमने सुना था 16 लाख, वो भी एक नंबर है। तो आने वाला समय में होगा, और जिनका भी वोट कटेगा तो बीजेपी से बदला लेंगे। अच्छा, क्योंकि चुनाव आयोग से तो लड़ नहीं सकते हैं, और नहीं, सबको मालूम है कि देश में चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी का है। तो इस बार जो बदला लेंगे, जिनका भी वोट कटेंगे वो बीजेपी से बदला लेंगे, क्योंकि मोदी जी ने तो अभी ये भी कर दिया कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता है। तो ये जनता लड़ ही नहीं सकता, केस कर ही नहीं सकते। तो चुनाव आयोग के ऊपर केस नहीं होगा तो भाई अगर किसी जनता का वोट कटेगा तो क्या करेंगे, तो बीजेपी को बताएंगे। चुनाव आयोग पे केस नहीं हो सकता, ये कब कहा गया? ये अभी मतलब ये नहीं, पार्लियामेंट में कानून संशोधन करके उन्होंने बिल लाया है। अच्छा, शायद मुझे इसकी जानकारी नहीं है। 2-3 महीना पहले की बात है। हाँ। उन्होंने कानून में संशोधन करके उनको चुनाव आयोग पे केस नहीं हो सकता है, इसके लिए कानून में संशोधन किए हैं। और जैसे चुनाव आयोग को पहले था कि सरकार पक्ष से और विपक्ष से और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चयन करने का प्रक्रिया, हाँ, लेकिन वो प्रक्रिया भी उन्होंने ये हटाकर और उनमें सरकार के 2 लोगों को रख दिया गया और विपक्ष का 1 लोग लगा दिया। तो उस पे तो निश्चित तौर पे वाले में भी हाँ, तो सरकार ही उनको चुनेंगे, उसमें विपक्ष का कोई रोल ही नहीं होगा। तो चुनाव आयोग को फेवर करने के लिए, चुनाव आयोग को बचाने के लिए हाल फिलहाल में मोदी जी ने बहुत चुनाव आयोग के लिए अच्छा काम किया है। और हमारे पास इस इंटरव्यू का एक फॉर्मेट है कि दर्शकों से भी हम सवाल लेते हैं। अगर दर्शक में कोई सवाल पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। मृत्युंजय हमारे साथ है। मृत्युंजय, जिनको भी सवाल पूछना है उनको माइक दीजिए। मुकेश जी, आपके हर बात को मैं बहुत गौर से सुनी हूँ जी। 3 सवाल मेरे हैं आपसे जी। आप जो राजनीति दल बनाए थे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, पलायन के खिलाफ आपकी पहली आवाज़ थी, रोजगार, उस पर कितना काम हुआ? और ये पहली जरूरी है, आरक्षण से पहले भ्रष्टाचार, पलायन रोकना। चूँकि बिहार की बिहार, आप भी मुंबई रहे हैं, महाराष्ट्र मेरा भी कार्यक्षेत्र रहा है, तो जो बिहार से बाहर बिहारियों का जो एक बदनुमा दाग लग गया है, मजदूर, ए बिहारी सुन, ये चाणक्य की भूमि है, IAS IPS की भूमि है, ये मजदूर की भूमि नहीं है। तो इस पर आप कितना काम करेंगे? देखिए, इस पे मैं बहुत काम कर रहा था। मेरे विभाग में जाएंगे तो बहुत सारे वैकेंसी मैंने निकाला था। मैं 17 महीने के अंदर में 1200 करोड़ रुपए का यूनिवर्सिटी मैंने बनवाया। मैं पॉलिसी बेहतर हो, बिहार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग हमें मिला, तो उसमें हमें जानकारी मिला कि पूरे राज्य में सिर्फ 18 लाख लीटर दूध होता है पर डे, और महाराष्ट्र में सिर्फ 5 जिला में 1.5 करोड़ लीटर दूध होता है। शरद पवार जी का क्षेत्र है, इंडापुर करके ज़िला है। मैं बिहार से इंडापुर में गया, वहाँ रिसर्च किया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हरियाली हमारे बिहार में है, लोग हमारे बिहार में है, पानी हमारे पास है, लेकिन महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ लीटर दूध कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे जाके मैंने एक रिसर्च किया, ब्लूप्रिंट बनाया। उस ब्लूप्रिंट को बिहार में हम उतारने का कोशिश कर रहे थे। और ये दुख और तकलीफ तो हमें भी है, क्योंकि हम खुद एक 18 साल की उम्र में अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहे थे। अपने घर से दूसरे प्रदेश में रहने से कितना कठिनाई होता है वो मुझे पता था। तो इसके लिए हमको मौका ज़्यादा मिला नहीं, लेकिन आने वाला समय में मौका मिलेगा। इस पे भरपूर काम करेंगे। बिहार के युवा बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और बिहार में आने वाला समय में आप उम्मीद कीजिए कि ये पूरा होगा। और कितने निषाद को टिकट दीजिएगा आप? जी हाँ, निषाद पार्टी से अभी तक कितने निषाद को आपने टिकट दिया है, निषाद को, और कितने को देना है आगे? देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को हमने टिकट दिया है, और बहुत सारे लोगों को टिकट दिया, उनकी अपनी तैयारी नहीं रहने के कारण
लोग चुनाव हार गए। पिछली बार 11 सीट हमको मिला था, जिसमें 4 निषाद समाज को हमने टिकट दिया, एक अति पिछड़ा को टिकट दिया, लेकिन तैयारी रहने के कारण चारों लोग हार गए। लेकिन इस बार हम लोग तैयारी अच्छे से करवाए हैं और पार्टी को कैडर को मैक्सिमम हम लोग टिकट देंगे और सिर्फ निषाद को ही टिकट नहीं देंगे। जब हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, जब उम्मीद करते हैं कि हमको सभी जाति सभी धर्म के लोग हमको वोट करें, तो निश्चित तौर पे जब हम टिकट देने की बात होगा तो वहाँ पे हम सभी जाति सभी धर्म के लोगों को टिकट देंगे, सिर्फ एक जाति के लिए टिकट नहीं देंगे। ये बात सही है कि निषाद समाज का बहुत खून पसीना बहा है इस पार्टी को बनाने में। इस पार्टी के नेतृत्वकर्ता निषाद समाज है, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात होगा तो सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों को हम लोग देंगे। थैंक यू मुकेश सहनी जी, सन ऑफ मला। आपने सभी सवालों को बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिया। और जैसा कि मैंने पहले भी आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं कि आपने हर एक बॉल को, सवाल रूपी जो बॉल आता है उसको आपने बाउंड्री के पार किया है। तो यहाँ भी मुझे लगता है खैर डिसाइड तो दर्शक करेंगे जो सामने यहाँ बैठे हुए हैं, और जो लोग जो है टीवी पे हमें देख रहे हैं, 7 चैनलों पे लाइव ये जा रहा है लगातार। आज चूँकि लॉन्चिंग है साधना का, मैं चाहूँगा कि आखिर में साधना के बारे में भी 2 शब्द आप, हमारी चूँकि आज लॉन्चिंग है, रीलॉन्च कर रहे हैं, लॉन्चिंग हमारी तो रीलॉन्चिंग है आज हमारी, तो उसके हमारी बाद आपकी शुभकामनाएं है आपके चैनल को। और चुनाव का समय है और जिस तरीके से देश में मीडिया का परसेप्शन बना हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि उस परसेप्शन को आप तोड़ेंगे और देश का स्थिति जो है, हकीकत जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक हमारा देश सही ट्रैक पे चलेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारा शुभकामना आपके साथ है। देश में जिस तरीके से मीडिया बाजारीकरण हो चुका है उससे आप दूर रहिएगा। अगर दूर नहीं रहिएगा और जिस तरीके से देश में मीडिया का जो रोल हो चुका है, तो अगर ऐसा ही रोल अगर रहा जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हुआ, वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। जो देश का युवा है बेरोजगार कब तक चुप रहेगा? तो वो एक न एक दिन रोड पे आएंगे, और जब रोड पे आएंगे तो इसका परिणाम जो है बहुत भयंकर होगा। और इसका अगर एक दोषी होगा, सबसे पहले होगा तो वो मीडिया होगा। जिस रोज, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और देश के पास बहुत पेशेंस है, हमारे देश के युवा के पास, देश के लोगों के पास भी बहुत शक्तिशाली हमारा देश है। हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस पर हम लोग विश्वास करते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र को अगर तोड़ेगा मरोड़ेगा, गलत रास्ते पे लेके जाएंगे तो देश के लोग बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगल बगल में हमारे पड़ोसी बहुत सारे देश में आपने हाल फिलहाल में देखा बहुत सारा घटना हुआ है, तो हमारे देश में ना हो, तो इसके लिए हमारा मीडिया जो है, राजनेता को भी अच्छा काम करना है। जैसे हम भी राजनेता, हम भी अपने ऊपर लेंगे कि भविष्य में ऐसा कोई काम ना करे जो हमारे देश के लोग जो है हमसे नाराज हो, हम उसको हमेशा ध्यान रखेंगे। लेकिन जो मीडिया है वो तीसरी आंख है, बिल्कुल, और सरकार का तीसरी आंख है। और वो जब सरकार को सही से आईना दिखाएंगे तो सरकार घुटने पे आकर देश के जनता के लिए काम करेंगे। अगर सरकार के साथ अगर मीडिया खड़ा हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे देश में जो समस्या है वो सरकार भी नहीं देखेंगे और देश के लोग भी नहीं देख पाएंगे, और जिसके कारण हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। तो हमें आपसे उम्मीद है, हमारा शुभकामना है कि आप औरों के जैसे ना हो, जो जिस तरीके से दूसरे चैनल को गलत तरीके से नाम का उच्चारण किया जाता है, आपको आपके मंच पे हम आए और भविष्य में भी हमेशा आते रहें, और हमारा शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू। लेकिन मेरी भी शिकायत है, आपने बहुत शिकायत कर दी मीडिया से, तो मेरा भी फ़र्ज़ है, हमारे भी लोग देख रहे हैं, मुझे शिकायत है राजनेताओं से और पार्टियों से। जब जिनकी सरकार होती है तो विपक्ष जो है मीडिया पे आरोप लगाता है। आज मीडिया पे आरोप लग रहा है कि सरकार के साथ है। मैं अपनी बात या आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 70 साल से जब विपक्ष की सरकार थी तब उस पर भी आरोप लगा था कि मीडिया उनके साथ में, मीडिया निष्पक्ष है, इसीलिए ये आरोप लगता है। यही इसका सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि जब नहीं, पार्टी विपक्ष में ये होती बात से है, मैं सहमत नहीं तो हूँ। अगर इससे पहले जो भी लोग सत्ता में होंगे उनके साथ भी अगर आपका जोड़ा गया और अभी भी जोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको पहले देखने की आवश्यकता है। अगर हम पे आरोप लगा रहे हैं तो पहले हमें अपने गिरेबान में भी झांकने की आवश्यकता है कि सामने वाला आरोप क्यों लगा रहे हैं। हम कुछ ऐसा ना करें जो हमारे ऊपर आरोप इस तरीके से ना लगाए, तो हमें भी देखने की सब जाब्ता है। ये बात सही है कि आरोप लगता भी है, तो कुछ सच्चाई होता है, कुछ झूठा भी होता है। आप खुद भी फील करते होंगे और आपके दर्शक जो देख रहे हैं वो भी फील करते होंगे, और इस सभागार में जितने भी लोग हैं सब फील करते होंगे। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले जो मीडिया इस तरीके से नहीं था। अगर इस तरीके से होता तो आज भी कांग्रेस ही होता। बिल्कुल।
और दर्शक खुद एक मीडिया है, खुद डिसाइड करती है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई किसी को गलत इसलिए हमने कहा ना, सबको अपना अपना भूमिका अच्छे से निभाना है। आज ये राजनेता हमें भी, मीडिया के कर्मी आप भी, और देखिए सब लोग बुरा नहीं होते, कुछ लोग बुरा होते जिसके कारण सब पे इसका असर पड़ता है। तो निश्चित तौर पे सबको सही से आगे चलना है, क्योंकि देश में हम एक कुछ समय के लिए आए हैं, हमें भी जाना है। हम अपने आने वाला पीढ़ी को एक बेहतर देश, बेहतर राज्य, बेहतर माहौल बना के दे, यही हमारा और आपका हमेशा कोशिश होना चाहिए। थैंक यू धन्यवाद। मुकेश सहनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना समय, बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।